Assalamualaikum everyone. I am Mehru. Welcome to our show, Dr. Saha. Thank you so much for watching this show. If you guys want to participate in our show, you can visit our website and register there free of charge. And if you have any questions related to any of the disease, you can type in the comment box below, and we will definitely give our experts recommendations there. And you can also contact us on our WhatsApp number, which is shown on our screen. In today's show, we have Dr. Heather with us. हम इनसे पूछेंगे what is heart failure, as our today's topic is heart failure. तो हम पूछेंगे इनसे कि what are the factors that cause heart failure, and what are the types of heart failure, what are the possible treatments that we can get for heart failure, and how people with heart failure can improve their lives and their heart health. Assalamu alaikum, Dr. Saab. How are you? Walaikum salam, Mehru. Thank you so much for inviting me to this show. Alhamdulillah, I'm good. How are you? Ji, Alhamdulillah, Dr. Saab. I'm good too. Let's start the Dr. Saab show. Okay, Heather. आप प्लीज व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट इज द हार्ट फेलियर, व्हाट इज कार्डियक साइकिल, and how right side of the heart receive deoxygenated blood from the upper and lower limbs and converted into clean and oxygenated via lungs, and then transfer the clean blood from lungs into the left heart where oxygenated blood distribute to all our body. जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हार्ट फेलियर के बारे में, कि किस तरह से मतलब कार्डियक साइकिल क्या होती है और किस तरह से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किस तरह से उसकी ऑक्सीजनेशन होती है और वो किस तरह बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज हार्ट फेलियर के बारे में और उसके सिम्टम्स, प्रेजेंटेशंस, टाइप्स कितनी होती हैं, उसकी मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और हार्ट फेलियर जो होता है उसको मतलब किस तरह से सिम्टम्स इम्प्रूव कर सकते हैं जिन लोगों के अंदर है। तो इन सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द हार्ट फेलियर सबसे पहले हमको कार्डियक साइकिल्स के बारे में समझना होगा, और हमें पता होना चाहिए कि हार्ट जो होता है उसके जो वेल्व्स होते हैं हार्ट के, उनका क्या फंक्शन होता है, और ये कि हार्ट जो होता है किस तरह से पंप करता है ब्लड आवर बॉडी के अंदर, और जब ये ब्लड पंप होके हमारे मसल्स को या ऑर्गन्स को तक पहुंचता है तो किस तरह से उससे उसकी वजह से जो होता है फंक्शन हमारी पूरी बॉडी कर रही होती है, इंक्लूडिंग मसल्स, ब्रेन और एवरीवेयर इन द बॉडी, क्योंकि हार्ट जैसा कि मेजर पंपिंग स्टेशन है ब्लड सप्लाई करने का बॉडी को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल्स की, जिस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस में पूछा कार्डियक साइकिल्स के बारे में। तो हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अब कार्डियक साइकिल्स के अंदर ये होता है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अगर पूरी बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आपको पता है कि वो वेन्स के अंदर होता है, और जितनी भी आर्टरीज होती हैं बॉडी के अंदर उनके अंदर जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फॉर एग्जांपल लोअर लिम्ब है उसके थ्रू आ रहा होता है, नीचे से आ रहा होता है, या फिर अपर लिम्ब या अपर बॉडी का जो होता है वो ऊपर से आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो सारा आके जो होता है वो ओपन होता है हार्ट के अंदर। अब जैसे ये एक मॉडल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सिंपल इसके अंदर एक मॉडल है, और इस मॉडल के अंदर ये हार्ट है। इसमें आपको इतना तो नहीं पता चलेगा लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इसके अंदर। तो देखें जितना भी ब्लड वेनस ब्लड होता है बॉडी का इंक्लूडेड लिम्ब, यहाँ से आ रहा होता है ऊपर से, फिर ये अपर लिम्ब अपर बॉडी का होता है, तो वो सारा जो होता है वो ओपन हो जाता है आके कहाँ पे, हार्ट के अंदर। हार्ट की आपको पता है 4 चैम्बर्स होते हैं, जो ऊपर वाले 2 होते हैं वो एट्रियम होते हैं, नीचे वाले 2 जो होते हैं वेंट्रिकल होते हैं। तो इन अपर तो ये जितना भी वेनस ब्लड होता है
जितना भी वेनस ब्लड होता है तो वो आके ये जो ब्लू कलर की नजर आ रही है ये वेन्स है, इसके अंदर आके ओपन होता है। तो जितना भी तो एक सुपीरियर वेना केवा होता है, एक इन्फीरियर वेना केवा नीचे होता है। तो जितना नीचे का ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना के थ्रू आता है और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो होता है ऊपर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये दोनों ओपन होते हैं किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। हार्ट का जो राइट साइड के ऊपर चैम्बर होता है उसके अंदर ओपन होते हैं दोनों। तो देखें यहाँ से होता है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके अपर चैम्बर के अंदर पहुंच गया है। अब इसको जाना है कहाँ पे, अब यहाँ पे जो होता है एक वाल्व होता है ट्राइकिस्पिड वाल्व। ट्राइकिस्पिड वाल्व जो होता है जैसे ही ब्लड आता है और ब्लड आने के बाद ट्राइकिस्पिड वाल्व जो होता है वो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको सिस्टोली भी कहते हैं, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड में होता है तो ये ट्राइकिस्पिड वाल्व जो होता है यहाँ पे ओपन हो जाता है और ये ब्लड जो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। तो जब वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, अब वेंट्रिकल में भी यही होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट तो ये ब्लड अब इसको जाना है लंग्स के अंदर क्लीन होने के लिए। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, यूजली होता है आर्टरीज के अंदर वो वेनस ब्लड होता है पूरी बॉडी के अंदर। आर्टरी के अंदर जो होता है वो जो होता है ब्लड वो क्लीन ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होती है क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो वेनस ब्लड लेके जाती है लंग्स के अंदर। और फिर लंग्स के अंदर जब ब्लड पहुँचता है तो लंग्स का फंक्शन ये होता है कि ब्लड को ये क्लीन करता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। लेकिन लंग्स हैं, इनका काम क्या होता है, जब ये ब्लड इनके अंदर पहुँचता है तो ये जो होता है इसका काम ये होता है कि ये ब्लड को क्लीन करते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ, जैसे कि हम सांस अंदर लेते हैं इंस्पिरेशन और जब हम बाहर निकालते हैं जो एक्सपिरेशन होती है। जब आप इंस्पायर करते हो तो ब्लड जो होता है वो क्लीन होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर आती है बॉडी के। ऑक्सीजन अंदर आने के बाद क्या होता है कि जितनी भी ऑक्सीजन होती है ब्लड के अंदर वो जो होती है ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। लंग से क्लीन होने के बाद लंग के अंदर से फिर ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, देखें यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स हैं तो फिर लेफ्ट एट्रियम में ओपन होता है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन होती है, यूजली जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेन्स के अंदर जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो लंग से क्लीन ब्लड लेके ओपन होती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर लेफ्ट एट्रियम के अंदर माइट्रल वाल्व होता है, जैसे ही ब्लड पहुँचता है माइट्रल वाल्व ओपन होता है जब स्टडी के दौरान, और जैसे ही हार्ट कंट्रोल करता है तो माइट्रल वाल्व से ब्लड पहुँच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड को अब जाना है कहाँ पे, एओर्टा के अंदर जाना है, जहाँ एओर्टा का काम ये है कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करे थ्रू आउट द बॉडी। अब जैसे ही ब्लड जो होता है वाल्व होता है वहाँ पे एओर्टिक वाल्व, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो होता है वो एओर्टिक वाल्व के अंदर ओपन होता है एओर्टिक वाल्व और ब्लड जो होता है एओर्टा में पहुँच जाता है। जिसके फिर 3 पार्ट्स होते हैं एओर्टा के, असेंडिंग एओर्टा और क्या कहते हैं असेंडिंग एओर्टा होता है, फिर ट्रांसफर्स होता है, फिर डिसेंडिंग होता है। फिर इस तरह से ब्लड जो होता है पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब देखें नीचे ऊपर आता है तो ये ब्रांचेस देता है यहाँ पे जो कि ब्रेन को सप्लाई करती हैं असेंडिंग एओर्टा। और फिर जब वो ट्रांसफर्स होता है तो कुछ ब्रांचेस यहाँ पे देता है चेस्ट में, कुछ जो होता है नीचे आके एब्डोमिनल में आके देता है, इसे एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं जब एओर्टा यहाँ पहुँच जाता है। तो ये इस कार्डिक साइकिल्स होती है पूरी, और इस कार्डिक साइकिल का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि हार्ट के फंक्शन को डिस्क्राइब करे। तो एक फंक्शन आप जैसे समझ जाएंगे हार्ट का, ये ब्लड पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। ओके डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी और हमारे यहाँ लोग ऐसे मतलब इतनी मेडिकल टर्म्स को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप लेमैन के लिए एक बताएं कि हार्ट फेलियर होता क्या है एक्चुअली। जी, हार्ट फेलियर का जैसे आपका क्वेश्चन है कि हार्ट फेलियर क्या होता है और ये कि मतलब क्यों होता है, तो वो तो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं कि इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट जो होता है ना, अभी आपने मतलब जैसे कि आपने डिस्कस किया कि हार्ट जो होता है पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जब फेल की तरफ जा रहे हैं, तो हम जब फेल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हार्ट जो होता है ना वो काफ़ी वीक हो जाता है या फिर स्टक हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अचानक ही फेल हो गया है हार्ट और वो पंप करना छोड़ दिया है। लेकिन ये इसका ये है कि हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट जो पंप कर रहा होता है ब्लड,
उसके अंदर थोड़ी कमी हो जाती है क्योंकि हार्ट के फंक्शन चेंज हो जाता है इन डिजीज़ की वजह से जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो हार्ट वीक हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। लेकिन हार्ट फेलियर का ये मतलब नहीं है कि एकदम से स्टॉप हो गया काम करना। वो अगर स्टॉप होता है तो उसको हम लोग जो होता है उसका मतलब उसका दूसरा नाम है। अगर हार्ट जो होता है अचानक ही स्टॉप हो जाए या फिर हार्ट जो होता है उसके अंदर कोई और उसके अंदर अबनॉर्मलिटी हो जाए। लेकिन हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट काम कर रहा है, हार्ट जो होता है फंक्शन कर रहा है अपना, लेकिन उसका फंक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा। और ये कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं इसको कंट्रोल बेसिकली करना होता है क्योंकि अगर एक दफ़ा हार्ट फेलियर डेवलप हो गया है तो इसको ये कि इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करना हमें प्रॉपर्ली सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देनी होती है कि जो कि इसको कंट्रोल में रखती हैं हार्ट फेलियर को। और ये कि जिस तरह से हार्ट फेलियर जो होता है मतलब इसकी जहाँ तक टाइप की बात है या तो लेफ्ट साइडेड भी हार्ट फेलियर हो सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट जो होता है वो पंप करना जो होता है वो कम हो गया है उसका या बंद हो गया है। या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है क्योंकि राइट साइडेड हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो होता है लंग्स की तरफ जा रहा है क्लीन होने के लिए या ऑक्सीजनेशन होने के लिए, लेकिन राइट साइड का हार्ट जो होता है पंप नहीं कर पा रहा। तो जब पंप नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से हो, वो या तो वीक हो गया मसल या स्टफ हो गया है या कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, तो इसको हम राइट साइड हार्ट फेलियर करते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड का हार्ट जो है जहाँ पे ब्लड जो होता है वो क्लीन होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लंग्स से साफ होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, अब इसको जाना है थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन लेफ्ट हार्ट जो होता है या लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को जो होता है पंप नहीं कर पा रहा। जब पंप नहीं कर पा रहा प्रॉपरली ब्लड जा नहीं रहा एओर्टा के अंदर और फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा कम जा रहा है या तो इसको हम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कहते हैं। लेकिन अगर दोनों हो गए, फॉर एग्जांपल राइट साइड का भी काम सही नहीं कर रहा या लेफ्ट साइड का भी नहीं कर रहा, तो हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये होता है कि दोनों राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड जो होता है उस हार्ट का वो दोनों काम मतलब उनका बहुत ज़्यादा कम काम कर रहे होते हैं। उसका रीज़न मतलब कोई भी हो सकता है, या तो जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि या तो MI हुआ है या हाइपरटेंशन है। मोस्ट कॉमनली यही कॉजेज होते हैं, या तो MI की वजह से वो होता है किसी को MI हुआ उसके बाद उसकी रिमॉडलिंग हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है, और या फिर हाइपरटेंशन है क्रोनिक और इसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से भी, या फिर वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हैं तो इनकी वजह से जो होता है ये इसकी मतलब टाइप अभी आप कह रहे हैं इसको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और ये कि ये मतलब इसके अंदर फिर यही चीज़ें सारी मिल रही होती हैं जो हमने अभी बताई हैं। तो डॉक्टर साहब आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज कार्डियक आउटपुट एंड व्हाट कॉजेज द हार्ट टू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। जी, तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चंस किया है कि व्हाट इज कार्डियक आउटपुट और मतलब क्या रीज़न होता है हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा होता। सबसे पहले तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, मतलब कार्डियक आउटपुट जो होता है वो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो कि हार्ट जो होता है पंप करता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, हार्ट जो उसका मतलब पंप करता है ब्लड बॉडी के अंदर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है ब्लड एओर्टा के अंदर और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड जो अमाउंट है ब्लड का 1 मिनट के अंदर हार्ट ने पंप किया, इसको कार्डियक आउटपुट हम लोग कहते हैं। और ये कि इसको हम इस तरह मेजर करते हैं कि इसको इट इज़ बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, मतलब हार्ट ने एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पंप किया तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्ट रेट जो होता है 70 है, ठीक है 70 हार्ट रेट है पर मिनट के अंदर, और हार्ट रेट जो होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट के अंदर 70 ml होगा। ठीक है, तो अगर हार्ट 70 ml जो होता है
1 मिनट के अंदर अगर हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, कार्डिक आउटपुट तो आपको पता चल गया क्या है। कार्डिक आउटपुट ये कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर हमें पता है कि हार्ट ने, अगर आपका हर किसी का डिफरेंट होता है हार्ट रेट, किसी का 100 है, किसी का 90 है, तो जिसका जितना भी हार्ट रेट है पर मिनट के अंदर, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें कि 70 है हार्ट रेट, तो 70 हार्ट रेट है, तो कार्डिक आउटपुट जो होता है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड है, जो कि हम इसको फिर क्या कहते हैं 70 ml के तौर पे लेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 1 मिनट के अंदर 70 ml होगा, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेस्टिंग हार्ट रेट के साथ। तो यूजुअली ये होता है कि नियरली 1 मिनट के अंदर अगर आप 70 ml को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 ml 1 मिनट के अंदर अगर 70 टाइम्स हार्ट रेट जो होता है वो आपका बीट कर रहा है, तो कैन यू इमेजिन कि हार्ट जो होता है 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट जो होता है वो 5 लीटर ब्लड जो होता है वो पंप कर रहा है जस्ट इन 1 मिनट। 5 लीटर ब्लड जो होता है, ब्लड तकरीबन 5 लीटर ब्लड जो होता है उसको पंप कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी, 5 लीटर। तो आप देख लेंगे काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये 5 लीटर का, लेकिन दिस इज़ बेसिकली नॉर्मल होता है हार्ट के लिए पंप करना। और ये कि सिस्टोलिक जो होता है, जब हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम सिस्टोलिक फेज कहते हैं। ये बेसिकली जो होता है सिस्टोलिक फेज जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, और डायस्टोलिक जब हार्ट जो होता है वो फिल होता है ब्लड के साथ, और रेस्टिंग फेज भी कहते हैं हम उसको। तो इसके अंदर यही होता है कि सिस्टोलिक फेज के अंदर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक फेज के अंदर हार्ट जो होता है वो फिल होता है। इज ओनली ओके। तो बस हम स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो ब्लड होता है जो कि जब हार्ट जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ब्लड जो होता है वो चला जाता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बॉडी के अंदर, थ्रू आउट द बॉडी के अंदर। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर जितना भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है सारा नहीं जाता, जितना जाता है कुछ जो होता है वो वहीं पे रह जाता है, लेकिन जितना भी ब्लड जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, या इसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन या फिर आप स्ट्रोक वॉल्यूम भी कह सकते हैं कि जितना लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया ब्लड वो चला गया एओर्टा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, उसको आप स्ट्रोक वॉल्यूम या इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फिर अभी आप डिस्कस करके बात करेंगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन ही बता रहा होता है कि हार्ट फेलियर की कौन सी टाइप है या कितने टाइप है इजेक्शन फ्रैक्शन की। Okay, it means it is structural and functional abnormality of the heart. So let's discuss about the symptoms of heart failure. Alright, जी जहाँ तक हार्ट फेलियर के सिम्टम्स की बात है तो सिम्टम्स को समझने के लिए आपको हार्ट की जो फंक्शन है उसको समझना पड़ेगा। अब जैसा कि हार्ट जब ब्लड पंप नहीं कर रहा होता, फॉर एग्जांपल हार्ट जब ब्लड पंप नहीं कर रहा होता प्रॉपरली, तो उसकी वजह से ये होता है कि रेस्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड बहुत ज़्यादा कम जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा कम जा रहा होता है। और ये इसकी वजह से क्या होता है कि फिर जब वो ब्लड पंप नहीं कर रहा तो वो फिर ब्लड जो होता है वो बैकअप हो रहा होता है जहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल लंग से ब्लड क्लीन होने के लिए हार्ट के अंदर आया था, तो वो अगर प्रॉपर पंप नहीं कर रहा ब्लड, तो वो लंग्स के अंदर जाके ब्लड जब वापस जमा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट के अंदर हार्ट फेलियर के अंदर बंदा है या तो उसके अंदर ब्लड जो होता है, जाहिर सी बात है जैसा कि आपको पता है साफ ब्लड तो लंग से आया था, हार्ट के अंदर साफ होने के बाद, लंग से साफ होने के बाद आया था। तो वो ब्लड जो होता है जब फंक्शन, जाहिर सी बात है हार्ट का पंप करना है, जब पंप नहीं कर रहा तो ब्लड वापस लंग्स के अंदर बैकअप हो जाता है, और जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कह देते हैं। जब वो लंग्स के अंदर पहुंच जाता है ब्लड, तो जब लंग्स के अंदर पहुंचता है तो इसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, और क्या कहते हैं इसके साथ साथ क्योंकि जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टी तो होनी है क्योंकि वो लंग्स के अंदर ब्लड पहुंचा हुआ है। सम केसेस के अंदर पेशेंट को ब्लड भी कॉफ करते हैं तो ब्लड भी आता है क्योंकि ब्लड वहाँ पे पड़ा हुआ है, लंग्स के अंदर से ब्लड
जाहिर सी बात है वो बहुत क्लीन होके ट्रैकिया से यहाँ से पहुँच के एसोफेगस पे, तो वो एकदम से ब्लड कुछ कंडीशन के अंदर ब्लड भी मतलब कॉफ के साथ ब्लड भी आ जाता है। और लेकिन जब राइट साइड के अंदर है, राइट साइड हार्ट फेलियर है, तो आपको पता है जहाँ से ब्लड आ रहा था लोअर लिम्ब से इन्फिया वेना की वजह से ब्लड आ रहा था, अपर लिम्ब से भी ब्लड आ रहा था। तो लोअर लिम्ब के अंदर फिर आपको ये जब ब्लड जब बैकअप होता है तो उसके अंदर फिर आपको देखेंगे कि आने में ब्लड की प्रॉब्लम है। तो ब्लड जो होता है वहीं पे वेन्स के अंदर है तो उसके अंदर लीक हो जाता है वो, तो इसकी वजह से लीक होके सेल्स के साइड में आ जाता है इंटरस्टिशियम में, तो वो एडिमा कॉज करता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों के अंदर एंकल स्वेलिंग मिलती है, एंकल एडिमा मिलता है। तो और डिफ़िकल्टी सांस लेने में अलावा फिर चलने के अंदर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। तो इसके साथ साथ जब आप लंग्स में उनके आप चेक करते हैं स्टेथोस्कोप के साथ तो क्रैकल्स मिलते हैं, क्योंकि एडिमा की वजह से, पल्मोनरी एडिमा की वजह से लंग्स के अंदर क्रैकल्स मिल रहे होते हैं, साउंड्स आ रही होती हैं इस तरह से कि। और ये कि इसके साथ साथ ये हो रहता है कि फ्लड जो होता है वो बैकअप हो रहा होता है और एडिमा प्रॉपरली एडिमा डेवलप कर रहा होता है पेशेंट, क्योंकि वेनस ब्लड जो साफ होने के लिए आ रहा था राइट हार्ट के अंदर वो भी पीछे बैकअप हो रहा होता है, क्योंकि हार्ट जो होता है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा, ब्लड को पंप नहीं कर रहा, और जो क्लीन ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड वो भी लंग्स के अंदर वापस चला जाता है कुछ कंडीशंस के अंदर, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज होता है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से भी जो होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को। और इसके साथ साथ ये होता है कि पेशेंट जो होता है प्रॉपरली ब्लड जो होता है उसका लंग्स के अंदर भी चला जाता है, और हार्ट जो होता है उसको ज़्यादा अमाउंट जो होता है अपना कैरी करना होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एडिमा कॉज हो जाता है। और ये कि इसके साथ साथ ये होता है कि पेशेंट के अंदर जो होती है वो, अगर आपने नोट किया हो कि कुछ पेशेंट के अंदर जो होता है पैराक्सिसोमल नॉक्टर्नल डिस्निया मिलता है या फिर ऑर्थोपनिया मिलता है। ऑर्थोपनिया में ये होता है कि पेशेंट अक्सर कार्डिक फेलियर्स के पेशेंट जो है उनको ये होता है कि वो रात को सोते में एकदम से उठ के बैठ जाते हैं, और वो एकदम से उठ के मतलब एकदम से उनकी आँख खुलती है और एकदम से बैठ के वो लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे गहरे। तो उसमें ये होता है जब वो लेटे हुए होते हैं तो क्या होता है कि वो, क्योंकि लंग्स के अंदर वो फ्लूइड आ गया है, ठीक है, लंग्स के अंदर वो फ्लूइड आ गया है, जो कि अब लंग्स के अंदर फ्लूइड है, ठीक है, लंग्स के अंदर फ्लूइड है तो उनको सोने में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो वो ज़्यादातर ये होता है कि 2 या 3 तकिए रख के सो रहे होते हैं, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं वाटर के साथ, और ये कि उनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। और जब आप उनको चेक करते हैं या बिठाते हैं तो आप देखते हैं कि उनके सैक्रल एडिमा भी मिल रहा होता है पीछे, क्योंकि लंग्स पानी से भरे हुए हैं, ठीक है, नॉट फुली भरे हुए लेकिन इतने भरे हुए हैं कि उसको पेशेंट को लंग्स सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो लंग्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, ओपन नहीं हो रहे और ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। तो इसकी वजह से, या फिर तो इसको हम क्या कहते हैं ऑर्थोपनिया भी मिलता है और पैराक्सिसोमल नॉक्टर्नल डिस्निया भी मिलता है कि रात को सोते में उठ के जब बंदा एक अचानक उठ के वो गहरे गहरे सांस ले रहे होते हैं। तो ये इसकी ख़ास एग्जांपल है हार्ट फेलियर की। ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि जनरली मैंने भी ये टर्म पढ़ी है और हमारे ऑडियंस और व्यूवर्स ने भी ये टर्म ज़रूर पढ़ी होगी, सुनी होगी कि व्हाट इज क्रोनिक हार्ट फेलियर एंड हाउ डू यू क्लासिफाई क्रोनिक हार्ट फेलियर। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर जो होता है हम उसको किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि इजेक्शन फ्रैक्शन या फिर जितना भी हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन होता है या इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि या स्ट्रोक वॉल्यूम, जो जब हार्ट लेफ्ट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एओर्टा के अंदर जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी के अंदर, वो इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है। तो क्रोनिक हार्ट फेलियर को जो होता है वो बेसिकली हम डिस्क्राइब करते हैं परसेंटेज ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन के ऊपर। तो जितनी उसकी परसेंटेज है उसी बेस पे डिवाइड किया जाता है हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर को इजेक्शन फ्रैक्शन की बेस के ऊपर।
जैसा कि अभी स्ट्रोक वॉल्यूम हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम और इजेक्शन फ्रैक्चर वो फोर्स होती है हार्ट की, वो फोर्स होती है जब हार्ट जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो होता है एओर्टा के अंदर चला जाता है और वहाँ से जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये जो होता है इजेक्शन फ्रैक्शन इसको कहते हैं। तो बेसिकली इसकी 3 टाइप होती हैं, जो कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्चर। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट है जिसका इजेक्शन फ्रैक्चर जो होता है 40% या उससे कम है, तो उसको हम हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर हार्ट फेलियर विद माइल्डली रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्चर उसको कहते हैं जिसका और इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है 41% से 49% है, तो हार्ट फेलियर विद माइल्डली रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्चर। और तीसरा जो होता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्चर, जिसका भी इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो 50 या उससे अबव है, तो उसको हम हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये नंबर का गेम यहाँ पर है, खाली कि आपको जब आप इसको डायग्नोज करते हैं इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर तो वो नंबर से पता चलता है। So, you have explained really well. आपने कहा कि reduced EF में cardiac output is 40% of less. So, आप प्लीज बताएंगे what causes reduced EF? जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है मैरू के रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्चर में जो होता है वो कार्डिक आउटपुट जो होता है या 40% से लेस जो होता है वो उसके क्या कॉजेज होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर जो होता है उसके अंदर इजेक्शन फ्रैक्चर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है 40% ऑफ लेस। और ज़्यादातर वो इन लोगों में देखा गया है जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ पहले, जिससे कि हार्ट अटैक भी कहते हैं। जबकि हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक में आपको पता है क्या होता है कि वो हार्ट आर्टरी जो होता है जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती है हार्ट को, वो ब्लॉक हो जाती है। उसकी ब्लॉक होने की वजह से जो एरिया होता है अराउंड जिसको वो सप्लाई करती है वो एरिया डैमेज हो जाता है, तो उसके अंदर हार्ट की रिमॉडलिंग हो जाती है थोड़ी सी। जो फंक्शन वो कर रहा होता है पहले प्रॉपर कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो उसके अंदर एक फंक्शन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल पहले अगर ऐसे काम कर रहा है तेज तेज, तो फिर वो चेंज आने के बाद मसल्स के अंदर क्योंकि वो एबनॉर्मलिटी आ गई है थोड़ी, तो वो इस तरह से मतलब उसका फंक्शन का साइकिल थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो उसको एक तो ये कॉज होता है उसका, और इसके अलावा जो होता है ये कि इसके साथ साथ यही रैपिड रिमॉडलिंग भी कहते हैं हम इसको, कि अचानक से चेंज आ जाए किसी भी हार्ट के अंदर। तो या तो कोई सा भी एम आई हुआ हो, जिस 2 तरह के होते हैं, एस टी एलिवेटेड एम आई या नॉन एस टी एलिवेटेड एम आई। अगर हार्ट फेलियर हार्ट के अंदर हार्ट अटैक जो होता है एस टी एलिवेटेड हुआ होगा तो उसके अंदर आर्टरी पूरी ब्लॉक हो जाती है, तो वो ज़रा डेंजरस होता है क्योंकि पूरी आर्टरी हार्ट को जो सप्लाई कर रही होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो एरिया ज़्यादा डैमेज हो जाता है हार्ट का। तो उसके अंदर ये कि ज़्यादा रिमॉडलिंग हो जाती है, हार्ट की साइकिल जो होती है चेंज हो जाती है। लेकिन जो एनेस्टमी होता है जो कि नॉन एस टी एलिवेटेड एम आई होता है उसके अंदर भी जाहिर सी बात है हार्ट अटैक होता है वो, लेकिन उसके अंदर आर्टरी पूरी ब्लॉक नहीं होती, पार्शली ब्लॉक होती है, तो उसके अंदर जो होता है डैमेज थोड़ा सा कम होता है। तो बस इसके अंदर यही है कि हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्चर जो होता है इसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है। और इसके अलावा हाइपरटेंशन भी अगर क्रोनिक है तो उसके अंदर भी मतलब ये कि उसकी वजह से रिमॉडलिंग होती है हार्ट की। लेकिन जो मेन कॉज इसके अंदर है मसल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट की, और उसकी फोर्स कम हो जाती है। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रिक्शन तो बता दिया, व्हाट इज प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन? जी तो प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्चर जैसा कि आपका क्वेश्चन है, तो प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन में ये है कि ये 50% अबव होता है प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्चर। और नॉर्मल के अंदर भी यूजुअली जो मतलब जिसको कुछ भी नहीं है नॉर्मल है उनके अंदर भी प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्चर ही मिलता है जो कि 50% अबव होता है। लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है कि हाइपरटेंशन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं जो कि मेडिसिन जिनका ब्लड प्रेशर भी इतना कंट्रोल नहीं हो रहा होता, या फिर उनको काफ़ी लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर होता है, और जब लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता उनका हार्ट जो होता है वो इनलार्ज होता रहता है, मतलब लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकल इनलार्ज हो गया क्योंकि ब्लड का प्रेशर की वजह से प्रेशर पड़ा ब्लड का आगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हार्ट लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हुआ,
फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज हुआ, तो इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, एनलार्जमेंट की वजह से उसका फंक्शन जो होता है स्लो हो रहा होता है, ठीक है। हार्ट का फंक्शन जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा होता है, और लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो प्रिजर्व रहता है यहाँ पे, क्योंकि प्रिजर्व इस वजह से इजेक्शन फ्रैक्चर होता है 50 और अबव के। कोई ऐसा मतलब मसल्स डैमेज नहीं होता या कोई इस तरह का ब्लॉक नहीं होता कोई चीज़, लेकिन बस उसकी वजह से एनलार्जमेंट हो रही होती है। तो ये है कि ऐसे लोगों को चाहिए कि ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखें, प्रॉपर मेडिकेशन लें ब्लड प्रेशर की, और अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, ताकि उसकी वजह से ये प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है उनका वो ये कि इसकी वजह से हार्ट जो होता है वो प्रॉपर फंक्शन करता रहे। नॉर्मली तो करता है, लेकिन ये कि इसके अंदर हार्ट के अंदर इनलार्जमेंट हो जाती है वेंट्रिकल्स की, तो उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएनडी और पैराक्सियल नॉक्टर्नल डिस्पनिया? जी, तो पीएनडी हमने डिस्कस किया था कि पीएनडी को पैराक्सियल नॉक्टर्नल डिस्पनिया भी कहते हैं, और पीएनडी का टिपिकल फीचर होता है हार्ट फेलियर का कि पेशेंट जो होता है वो मिडल ऑफ द नाइट के अंदर अचानक उठ के बैठ जाता है और गैस्पिंग ऑफ ब्रेथ कर रहा होता है, कि ज़ोर ज़ोर से सांस दे रहा होता है, और उसको ब्रेथ कैच कर रहा होता है अपनी, मतलब कि उसको सांस प्रॉपर उसको प्रॉब्लम हो रहा होता है। प्रॉब्लम क्यों होता है, हमने बताया है कि क्योंकि पेशेंट को जो होता है उसके लंग्स के अंदर जो होता है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। फ्लूइड एक्यूमुलेट कौन सा हो गया है कि जो कि उसने पंप करना था फ्लूइड, अब लेकिन पंपिंग फंक्शन उसका कम हो गया, तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से उसको एडिमा हो गया, लेग्स के ऊपर भी एडिमा हो गया, फीट के अंदर भी, एंकल के अंदर भी। इवन अगर वो बैठते हैं कुछ लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर पेशेंट बैठा हुआ होता है, तो आप उसके देख सकते हैं कि सेक्शुअल एडिमा भी मिलता है पीछे बैक पे, और पेशेंट जो होता है उसको डिजी भी फील होता है, लाइट हेडेड भी होता है। सो हैदर, आपने बहुत अच्छे से क्रोनिक हार्ट फेलियर को डिस्कस किया, और आपने बात की कि सिम्टम्स होते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर के, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस, फटीग, लाइट हेडेडनेस, पल्मोनरी क्रैकल्स इन लंग्स एंड एडेमा इन लंग्स। इनके अलावा भी कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है? जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मतलब हमने सिम्टम तो डिस्कस कर लिए सारे, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस, फटीग, लाइट हेडेड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज ये कि जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपनिया भी कहते हैं। ऑर्थोपनिया में ये होता है कि जब पेशेंट लेटता है फ्लैट तो लंग्स जो होते हैं उसके एक तरह से पानी के अंदर डूब जाते हैं, जो कि लंग्स के अंदर वाटर होता है एडिमा की वजह से, या जो होता है लीक हो रहा होता है फ्लूइड, जो कि आर्टरीज या वेन्स के अंदर होता है, वो लीक होकर एडिमा बनाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो वो फ्लूइड लीक होता है आर्टरीज के थ्रू, तो वो एडिमा कॉज करता है। तो लंग जो होते हैं वो टोटली जब बंदा लेटता है तो लंग्स जो होते हैं बिल्कुल फिल्ड विद वाटर होते हैं, वो मतलब पानी उसके अंदर भर जाता है, और इसकी वजह से लंग जो होते हैं एक तरह से डूब रहे होते हैं पानी के अंदर जब बंदा फ्लैट लेटा होता है। और ये जो फ्लूइड कहाँ से होता है, पल्मोनरी वेसल से लीक हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट जो होता है पंपिंग फंक्शन कम हो गया उसका, तो फ्लूइड लीक हो रहा है, ऐसा ऐसा बिल्डअप हो रहा है वापस। जो हार्ट फंक्शन कर रहा था उसका ब्लड जो होता है वो जा नहीं रहा, तो पीछे बैकअप हो रहा है और लीक हो रहा है पल्मोनरी वेसल से, और फिर लंग जो होता है फिल्ड होता है पल्मोनरी एडिमा के फ्लूइड के साथ। और ये तो इसकी वजह से पेशेंट को जो होता है बैठना पड़ता है और ब्रेथ करने के लिए, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट जो होता है इनफ काम नहीं कर रहा होता, तो ये इसी में कॉज होता है। सो डॉक्टर साहब, हमने डिस्कस किया हार्ट फेलियर प्रेजेंटेशन का, सिम्टम्स, टाइप्स, टेस्ट, हाउ टू डायग्नोज हार्ट फेलियर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। सो लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है क्रोनिक हार्ट फेलियर का विद लो इजेक्शन फ्रैक्शन, सो व्हिच ट्रीटमेंट वुड यू स्टार्ट फर्स्ट? ऑलराइट, तो जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, तो ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर के अंदर डिपेंड करता है अदर कोमॉर्बिडिटीज़ के अंदर पेशेंट की। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को सिर्फ हार्ट फेलियर है तो आप जो होते हैं एक डिफरेंट ड्रग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, तो हाइपरटेंशन अगर हार्ट फेलियर है और डायबिटीज़ भी है तो डिफरेंट ड्रग्स आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कि ज़्यादातर इसका कोमॉर्बिडिटीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट का।
यूजली जो होता है अगर इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं एस इनहिबिटर या जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी कहते हैं, ये इसका कहने के फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होता है। लेकिन अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल एंजाइना भी है और पेशेंट को एंजाइना भी है या फिर और हार्ट की कंडीशन है तो बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर हार्ट फेलियर है और एंजाइना है तो बीटा ब्लॉकर फर्स्ट लाइन होता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको सिंपल हार्ट फेलियर है तो उनके अंदर एसी इनहिबिटर काम करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये बहुत अच्छा फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एक तरह से बहुत अच्छा इसको कंट्रोल करके रखता है हार्ट फेलियर के फंक्शन को और काफ़ी इम्प्रूव करता है मॉर्बिडिटी भी इन पेशेंट के अंदर। और ये कि यूजली जो होता है इसके अंदर लो डोज के ऊपर स्टार्ट करते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि लो डोज से स्टार्ट करते हैं और ये कि फिर इसको यूजली होता है कि हार्ट फेलियर को मॉनिटर करना होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज बढ़ाते जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि हार्ट फेलियर के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसका पल्मोनरी एडिमा कम हो रहा है और ये कि ब्रेथलेसनेस इम्प्रूव हो रही है और पेशेंट जो होता है वो कुछ बेहतर फील कर रहा है, तो इसमें लो डोज से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डोज जो होते हैं वो 3 से 4 हफ्ते के अंदर इसकी इंक्रीज करते जाते हैं। तकरीबन 10 मिलीग्राम तक इंक्रीज करते हैं, यूजली 2 मिलीग्राम पे स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 10 मिलीग्राम पे आप देखते हैं कि पेशेंट को इससे बढ़ाते रहते हैं डोज हर वीक। और आप जब मैक्सिमम हो जाती है तो फिर आप रुक जाते हैं और फिर आप पेशेंट से अगर फ़ायदा हो रहा होता है तो आप इसको कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज फिर आप ड्रग चेंज कर देते हैं अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो। और इसके अंदर ये देखना होता है कि पेशेंट किस तरह से टॉलरेट कर रहा है ट्रीटमेंट और पेशेंट को कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और कभी कभार ये भी होता है कि पेशेंट्स को आपको मैक्सिमम डोज पे नहीं जाना पड़ता 10 मिलीग्राम पे, कभी कभार पेशेंट जो होता है वो तकरीबन आप मैक्सिमम 5 और 7 पे भी अच्छा उसका जो होता है आउटपुट आ रहा होता है, पेशेंट जो होता है काफ़ी इम्प्रूव हो रहा होता है इस डोज के ऊपर भी। और इसके साथ साथ ये कि इसके बाद ये होता है कि हम एक और ड्रग होती है जिसको स्पाइरोलैक्टोन कहते हैं या पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक होता है, वो जो होता है वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के अंदर काफ़ी हेल्प करता है, मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस करता है, तो ये भी हम ऐड करते हैं स्पाइरोलैक्टोन। और ये कि क्योंकि ये होता है कि अगर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ओवरऑल एडिमा डेवलप हो गया है कि फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, क्योंकि ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टिपिकल फीचर है हार्ट फेलियर का, क्योंकि इसी वजह से पेशेंट को मेन सिम्टम मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर जैसा कि लाइक ब्रेथलेसनेस और ये कि पल्मोनरी एडिमा और एडिमा लेग्स के अंदर और सैक्रल एडिमा, तो फिर ऐसे लोगों के अगर बहुत ज़्यादा एडिमा है तो उनके अंदर हम एक डायरेटिक होता है जो लूप डायरेटिक मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, फ्यूरोसेमाइड के नाम होता है उसका, तो मोस्ट कॉमनली उसको यूज़ कर रहे होते हैं। वो क्या करता है, वो प्रॉपर इसको कंट्रोल करता है एडिमा को और पेशेंट को काफ़ी उससे रिलैक्स फील होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि जितना भी फ्लूइड होता है वो निकल जाता है बॉडी का, आराम पेशेंट को आराम आता है, यूरिन के थ्रू पास करा देता है, लूप डायरेटिक होता है। तो जो किडनी का लूप होता है वहाँ पे जाके डायरेक्ट एक्शन करता है और जितना भी फ्लूइड होता है इसको यूरिन के थ्रू निकालता है, जिसकी वजह से एडिमा पेशेंट का कम होता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम आता है। और ये कि इसके साथ साथ ये होता है कि बाकी मेडिसिन भी इसके साथ साथ चल रही होती हैं और ये कि ये मेडिसिन भी हेल्प कर रही होती है उसको, एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, स्पाइरोलैक्टोन, और साथ साथ आप फ्यूरोसेमाइड भी ऐड कर देते हैं ऐसे लोगों के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा एडिमा है और में हेल्प करता है। Okay. What else would you start if patient is on maximum dose of either ACE inhibitors or beta blocker but still showing symptoms of the heart failure? All right. So what else we can start to control heart failure symptoms? So हम लोग जो होते हैं इसके अलावा जैसा कि हम लोग अभी कुछ अर्से पहले, मतलब कहने के 2-3-4 साल पहले से ये एक और नई ड्रग इसकी आई है जिसे हम कहते हैं डाबाग्लेप्सन या SGPLT इनहिबिटर। डाबाग्लेप्सन या SGPLT इनहिबिटर होती है। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो
ये ड्रग जो होती है अभी रिसेंटली मतलब कुछ अर्से पहले से स्टार्ट हुई है और ये काफ़ी कार्डियो प्रोडक्टिव होती है और इसके अंदर जो होती है काफ़ी हेल्प करती है और पेशेंट के अंदर मोर्टलिटी से बचाती है, स्पेशली रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्चर या जिन पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 40% लेस होता है उनके अंदर डापा ग्लैप्सन जो होती है या SGPLT इनहिबिटर बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट को अगर इसके साथ साथ हार्ट फेलियर के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन है तो हम लोग डिजॉक्सिन भी यूज़ कर सकते हैं साथ साथ, जो कि हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ करते हैं डिजॉक्सिन, या फिर हार्ट एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। और ये मतलब इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है और ये बाकी तो ये SGPLT इनहिबिटर जो होता है काफ़ी कार्डियो प्रोडक्टिव होता है। ओके डॉक्टर साहब, यू हैव एक्सप्लेन रियली वेल। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स को। अब यकीनन हमारे व्यूअर्स ये बहुत अच्छे से जान पाए होंगे कि व्हाट इज हार्ट फेलियर, व्हाट आर द कॉजेस, सिम्टम्स, टाइप्स, ट्रीटमेंट एंड द डायग्नोसिस एंड हाउ वी प्रिवेंट हार्ट फेलियर। सो गाइस, आज का सेशन उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और हमारी कोशिश है कि हम इसी तरह से एक्सपर्ट्स को बुलाएं और आपको क्रोनिक डिजीज़ के बारे में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि एक लेमैन भी इतनी जानलेवा बीमारियों के बारे में आराम से समझ सके और उनको टाइमली डायग्नोज कर सके। और यही हमारे शो का पर्पस भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर शो। नेक्स्ट टाइम के लिए काइंडली हिट द बेल आइकन सो आप लोग टाइमली नोटिफाई हो जाएं हमारी नेक्स्ट वीडियोस के बारे में। एंड थैंक यू सो मच। सो गाइज, अब आप मेरे को इजाज़त दें। We will meet you in our next session with some more valuable information. Till then, Allah Hafiz.